हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश कुमार यादव एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अम्ल, क्षार और लवण के पार्ट 2 वीडियो में आप लोगों को अम्ल के रासायनिक गुण और उदासीनीकरण अभिक्रियाओं के बारे में बताया। और पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। हमने बारी बारी से पहले अम्ल की, फिर क्षार की, फिर लवण की पहचान बताया। और अब पार्ट 2 में हमने आप लोगों को यह बताया कि अम्ल के रासायनिक गुण क्या हैं और अम्ल के गुण कैसे बदलते हैं, और हमने आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बताया। तो गाइड्स, अब आज हम ये देखते हैं कि किसी अम्ल की क्षारकता क्या होती है और किसी क्षारक की अम्लता क्या होती है। तो गाइड्स, हम पहले जानते हैं किसी क्षारक की अम्लता किसे कहते हैं। तो किसी क्षारक की अम्लता, गाइड्स, हमने आप लोग बताया कि वे यौगिक जो जल में घोलने पर या उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित हो जाते हैं और वियोजित होकर हाइड्रोक्सिल आयन उपलब्ध कराते हैं। अगर वो हाइड्रोक्सिल आयन उपलब्ध कराते हैं तो हम कहते हैं कि वो क्षार हैं। यानी ऐसे यौगिक जो जल में घोलने पर या उनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोक्सिल आयन उपलब्ध कराते हैं, क्षारक कहे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसी से हम बनाते हैं कि किसी क्षारक की अम्लता किसे कहते हैं। तो साधारण सी भाषा में हम कह सकते हैं कि क्षार की अम्लता यानी किसी क्षारक में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या उस क्षारक की अम्लता कही जाती है। किसी क्षारक में उपस्थित हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या, विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या उस क्षारक की अम्लता कही जाती है। जिस क्षारक की अम्लता 1 होती है उसे हम जिस क्षारक की अम्लता 1 होती है उसे हम, जैसे अम्ल है तो 1 क्षार की, अगर 2 हुआ तो द्विक्षार की, 3 हुआ तो 3 क्षार की। यह अम्ल के लिए है। अभी अम्ल के बारे में बताएंगे कि अम्ल की क्षारकता किसे कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्षारक की अम्लता, यानी जिनमें 1 हाइड्रोक्सिल आयन होगा उस क्षारक की अम्लता 1 होगी। यानी उसकी बेस की एसिडिटी, यानी किसी क्षारक की अम्लता 1 अगर हाइड्रोक्सिल आयन विस्थापित होता है तो उसकी क्षारकता 1 हो। अम्लता क्षारक की अम्लता, अगर किसी क्षारक से 1 हाइड्रोक्सिल आयन विस्थापित होता है तो उसकी अम्लता 1 होगी। अगर 2 विस्थापित होते हैं तो उसकी अम्लता 2 होगी। अगर 3 विस्थापित होते हैं तो उसकी अम्लता 3 होगी। गाइड्स, तो हम देखते हैं, जैसे अगर यहां देखा जाए, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लें तो यहां Na पर प्लस और OH पर माइनस आएगा। तो फ्रेंड्स, हम पाते हैं कि इस क्षारक के वियोजन से 1 हाइड्रोक्सिल आयन उपलब्ध हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि इस क्षारक की अम्लता कितनी होगी दोस्त? 1।
अगर यहीं पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसका हम वियोजन करते हैं तो पाते हैं कि कैल्शियम पर 2 प्लस और 2OH पर माइनस, यानी इसके वियोजन से 2 हाइड्रोक्सिल आयन उपलब्ध हुआ, अर्थात इस क्षारक की अम्लता 2 होगी। इसी प्रकार अगर किसी क्षारक से 3 हाइड्रोक्सिल आयन उपलब्ध होते हैं तो उसकी अम्लता 3 होगी। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं किसी क्षारक की अम्लता होती है और किसी अम्ल की क्षारकता। तो अब हम जानते हैं कि अम्ल ऐसे यौगिक होते हैं जो जल में घोलने पर या उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं किसी अम्ल की क्षारकता क्या होती है, यानी बेस की एसिडिटी होती है और एसिड की बेसिसिटी होती है, यानी जस्ट अपोजिट कहते हैं अम्ल की क्षारकता और क्षारक की अम्लता। अब हम अम्ल की क्षारकता किसे कहते हैं? पहले अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं तो फ्रेंड्स अगर इसको जब हम आयनित करेंगे तो पाएंगे कि H पर प्लस और Cl पर माइनस। इस अम्ल के आयनन से एक हाइड्रोजन आयन उपलब्ध हुआ, तो इस अम्ल की क्षारकता 1 हो जाएगी और यह अम्ल एक क्षारकीय अम्ल कहा जाएगा। जैसे H2SO4, इसका आयनन करेंगे तो हम पाते हैं 2H पर प्लस और SO4 पर -2। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि यहां केवल एक हाइड्रोजन आयन उपलब्ध हुआ, इसलिए इस अम्ल की क्षारकता 1 हुई, और यहां पर 2 हाइड्रोजन आयन उपलब्ध हुआ, यानी इसकी क्षारकता 2 हो जाएगी। उसी प्रकार अगर H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की बात करें तो हम पाते हैं कि 3H पर प्लस और प्लस PO4 पर -3। तो हमने यहां पाया कि इसके आयनन से 3 हाइड्रोजन आयन उपलब्ध हुए। तो दोस्त हम जान गए कि इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? 3। तो गाइड्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि अम्लता किसे कहते हैं और क्षारकता किसे कहते हैं। फिर से एक बार हम इस बात को दोहराना चाहेंगे, रिपीट कराना चाहेंगे, और आप लोग कमेंट्स करके भेजिएगा कि क्या यह बात आपको समझ में आई। हमने आपको यह बताया कि किसी क्षारक में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या उस क्षारक की अम्लता कहलाती है। जिसमें एक हाइड्रोक्सिल आयन विस्थापित होगा उसकी अम्लता 1 होगी, जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल आयन विस्थापित होगा उसकी अम्लता 2 होगी, अगर जिसमें 3 होता है तो उसकी अम्लता 3 होगी। अब अम्ल की क्षारकता होती है तो किसी अम्ल में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। गाइड्स ऐसा मत समझिए कि किसी अम्ल में जितना हाइड्रोजन है उतना उसकी अम्लता, उसकी क्षारकता हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर यहां हम देखें एसिटिक अम्ल, अब एसिटिक अम्ल का यदि हम आयनन कराते हैं तो हम पाएंगे CH3COO पर माइनस, और यहां पाते हैं कि H पर प्लस। तो गाइड्स हमने ये देखा कि इस समय हाइड्रोजन की संख्या 3 और 1 4 है, लेकिन इसके वियोजन से कितना हाइड्रोजन आयन उपलब्ध हुआ? सिर्फ और सिर्फ 1। अर्थात कह सकते हैं कि इस अम्ल की क्षारकता जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो गाइड्स आप समझ गए होंगे कि हम अम्लता किसे कहेंगे, क्षारकता किसे कहेंगे, एक क्षारकीय अम्ल किसे कहते हैं, द्विक्षारकीय अम्ल किसे कहते हैं, त्रिक्षारकीय अम्ल किसे कहते हैं, या
फिर हम क्षारक की अम्लता 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, आप समझ चुके होंगे दोस्त। अब हम आपको बताते हैं कि क्षारक क्या है। अभी मैंने अम्ल के बारे में बताया, कल उनके रासायनिक गुणों के बारे में बताया, आज एक बार फिर से दोहराना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि क्षारक किसे कहते हैं। क्षारक यानी ऐसे यौगिक होते हैं जो जल में घोलने पर या उसके जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोक्सिल आयन उपलब्ध कराते हैं। हाँ तो दोस्तों, कुछ टेक्निकल खराबी के कारण हम वीडियो को बंद किए थे, फिर से कंटिन्यू शुरू करते हैं कि हम बताएं कि क्षारक किसे कहते हैं। यानी ऐसे यौगिक जो जल में घोलने पर या उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोक्सिल आयन उपलब्ध कराते हैं, क्षारक कहलाते हैं। अब हम गाइड्स, कल हमने आपको पार्ट 2 वीडियो में बताया अम्ल के रासायनिक गुण, और आज हम लेकर के चलते हैं क्षार के रासायनिक गुण। इसको बताने से पहले, रासायनिक गुण को बताने से पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि क्षारक कितने प्रकार के होते हैं। गाइड्स, क्षारक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल क्षारक और दूसरा है दुर्बल क्षारक। अब प्रबल क्षारक किसे कहते हैं? वे क्षारक जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, मतलब वियोजित हो जाते हैं। अर्थात जिस क्षारक का आयनन पूर्ण रूप से होता है, ऐसे क्षारक को प्रबल क्षारक कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये प्रबल क्षारक हैं। दुर्बल क्षारक मतलब ऐसे क्षारक जिनका वियोजन आंशिक रूप से होता है अथवा वे बहुत कम आयनित होते हैं, ऐसे क्षारक दुर्बल क्षारक कहे जाते हैं। जैसे गाइड्स हम देखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो गाइड्स हम कहते हैं कि ये क्या हैं? ये दुर्बल क्षारक हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये ऐसे क्षारक होते हैं जो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते, अर्थात कह सकते हैं कि इनका आंशिक वियोजन होता है। तो दोस्त ये दुर्बल क्षारक कहे जाएंगे। अब देखते हैं क्षारक के रासायनिक गुण। क्षारक के रासायनिक गुण, तो क्षारक के रासायनिक गुणों में सबसे पहले हम पढ़ते हैं धातुओं के साथ क्रिया। जैसे पढ़ते अम्ल के साथ क्रिया, अब पढ़ते हैं धातुओं के साथ क्रिया। क्षारक की पार्ट 2 में पढ़े अम्ल की क्रिया धातुओं से, और अब पढ़ेंगे क्षार की क्रिया धातुओं से। तो फ्रेंड्स हम पाते हैं कि जब क्षारक किसी सक्रिय धातु से क्रिया करता है, जब क्षारक किसी सक्रिय धातु से क्रिया करता है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। यानी जब क्षारक किसी सक्रिय धातु से क्रिया करता है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। देख लेते हैं, जैसे अगर ये जिंक धातु है और इसकी क्रिया यदि हम क्षारक यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से यह क्रिया करेगा तो बनेगा सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाती है।
यानी कह सकते हैं कि जब प्रबल क्षारक किसी सक्रिय धातु से क्रिया करता है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब दोस्त हम समीकरण को बैलेंस करते हैं। चूंकि सोडियम परमाणुओं की संख्या हमारे दाहिने तरफ 2 है और बाईं तरफ 1, इसलिए हम यहाँ 2 लगाकर समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। या एक और देखते हैं, जब हम एल्यूमिनियम की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से के जलीय विलयन से कराते हैं तो हम पाते हैं यहाँ बन जाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, यानी NaAlO2 प्लस H2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब समीकरण को बैलेंस करते हैं। क्या हम देखना चाहेंगे कि हमारा समीकरण संतुलित है? तो अगर देखें तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि समीकरण संतुलित नहीं है। अब इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम यह देखना चाहेंगे कि समीकरण बैलेंस करें। यहां अगर 2 लगा देते हैं तो यहां 2 लगा दिए तो एल्यूमिनियम 2 परमाणु बाईं तरफ और 2 परमाणु दाईं तरफ। अब यहां पर 2 सोडियम तो यहां लगा दिए। अब सोडियम परमाणु भी बराबर हैं। अब यह देखना है कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या हमारी इधर 2 और 2 4 है और इधर केवल 2 है। अर्थात अगर यहां मैं 2 लगा दूं तो 4 तो हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन इधर 3 है, वहां केवल 2, इसलिए यहां पर ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर 4 है, इसलिए यहां पर अगर हम 2 लगा देते हैं तो 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन तो 2 दूना के 4। अब हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को यदि संतुलित करते हैं तो 2 दूना के 4 और 2 6, तो यहां लगा दिए 3। तो फ्रेंड्स हम पाते हैं कि जब क्षार किसी सक्रिय धातु से क्रिया करता है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब दूसरी अभिक्रिया को देखते हैं, क्षारक की अम्ल से क्रिया। क्षारक की अम्ल से क्रिया, जब अम्ल क्षारक से क्रिया करता है तो लवण बनता है और जल बनता है। अगर इस अभिक्रिया में अगर जल बना है तो अभिक्रिया को उदासीनीकरण भी कह सकते हैं, और यदि जल नहीं बना तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं कहेंगे। जैसे देखते हैं गाइड्स, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो बन जाएगा सोडियम सल्फेट प्लस जल। तो गाइड्स हम पाते हैं कि जब क्षारक सक्रिय धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जब क्षारक अम्ल से क्रिया करता है तो लवण बनता है और जल बनता है। अब एक और देखेंगे, अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। जब अम्ल किसी अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है तो लवण बनता है और धात्विक कार्बोनेट के रूप में और जल बनता है। जैसे देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से यदि कराते हैं अधात्विक ऑक्साइड तो यहां बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस जल। समीकरण को बैलेंस करते हैं। क्या समीकरण बैलेंस है? तो यहां लगा दिए 2, तो 2 2 4, 3 और 1 4। हाइड्रोजन की संख्या 2 तो हाइड्रोजन की संख्या 2, कार्बन 1 तो कार्बन 1 और सोडियम 2 तो सोडियम 2। तो गाइड्स हमने देखा क्षारक के 3 रासायनिक गुण। जब क्षारक
किसी सक्रिय धातु से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, अगर अम्ल से क्रिया करेगा तो लवण और जल बनेगा, और किसी अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करता है तो लवण बनेगा और जल के रूप में जल निष्कासित होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे क्षारक के रासायनिक गुण। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको किसी अम्ल, क्षार और लवण के पीएच मान क्या होते हैं, पीएच सूचक किसे कहते हैं, या पीएच मान कैसे निकालते हैं, आपको बताएंगे। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ये विनती है आप लोगों से कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, अन्यथा डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक्स।